और हरियाणा में तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। ब्याह से पहले प्यार कर ले तुम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले ऐसा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है भाई। अभी वो कुंभ के मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले मैं कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई, से ढूंढ रहा हूं। अब बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूं। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, एक गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया। बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। अरे ज्यादा जोर से मत बजाओ, पुलिस वाले फिर आ जाएंगे। उन्हें लग रहा है अब तो सन्नाटा सा है कुछ। भाई संभाल लेंगे। ये श्लेष भी क्या बताऊं, छोड़ो अब आगे चला। तो हमारा मामला प्रेम का बड़ा अलग है जी। अभी कुछ 1 हफ्ते पहले की बात है, मेरी पत्नी मेरे से बोली कि मैं अच्छी हूं या आपकी माँ अच्छी थी। ये बड़ा धर्म संकट सा, पर झूठ तो बोल नहीं सकता कभी। मैंने कहा देखा अच्छी तो माँ ही थी। मुंह फूल गया उसका। मैंने कहा नहीं मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बोले अच्छा बताओ कैसे सिद्ध करोगे? मैंने कहा देख जब मैं छोटा था स्कूल से आता था, मेरी माँ की सहेलियाँ बैठी होती थी, तो मेरी माँ की सहेलियाँ कहती थी आपका बच्चा कितना प्यारा है। तो मेरी माँ कहती थी तू ले जा 1 हफ्ते को। अब मैं आता हूँ, तेरी सहेलियाँ बैठी होती हैं, कहती हैं आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं। तैने कही आज तक किसी से? तो अच्छी तो माई हो गए जी। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचता है इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैंने दही लेने? तो अच्छी तो माई हो है जी, कुछ भी कह लो। अच्छा अभी वो मनाया था हमने वैलेंटाइन पखवाड़ा। नहीं पूरा पखवाड़ा होता है वो। पहले 7 दिन चलते हैं वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे। ये आफत भी है, ये मुझे अभी पता लगा। उसमें किक डे, स्लैप डे, पता नहीं कैसे कैसे डे हैं। रोज डे से शुरू होकर ब्रेकअप डे तक। तो उसमें आता है प्रपोज डे। वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया। बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? नहीं, विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव। और ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात को आता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का औसत है एवरेज, अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ तो अपने जीजा से बोला जीजा मेरा ही ब्याह करा दे। बोले भाई देख एक छोरी है तो सही, पर वो सलवार सूट और साड़ी नहीं पहनती, जीन्स और टॉप पहना है। बोले जीजा तू तो ब्याह करवा दे, सलवार सूट तो मैं पहन लूंगा। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हो तो अपने दोस्त से रोना रो रहा था। बोला भाई मन तो यूं लगा है मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं भाई साहब ये तकलीफ है हमारी। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो। जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र
थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं ये कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया, मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। कहीं से जवाब आएगा। उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो वो प्रेम अब रहा नहीं, लेकिन हरियाणा का प्रेम अब भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जिसने तोती पाली, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बड़े बड़े धार्मिक है, खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। आज के कवि सम्मेलन की एक खासियत हो रहा है कि आज विश्व कविता दिवस भी है। आप सबको विश्व कविता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग का सौभाग्य है। ये बिल्कुल हमारा भी सौभाग्य है कि हम विश्व कविता दिवस के दिन कविता सुनाने के लिए आमंत्रित किए गए। एक कविता इसलिए विशेष सुनाता हूं। कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल वीर रस का विषय है या फिर करुण रस का विषय है, लेकिन मैंने कोशिश की कारगिल में से हास्य रस निकालने की। कारगिल के बाद मुझे ध्यान है एक मेजर साहब और एक SP साहब बैठे हुए थे। मेजर साहब बोले हमारे सेना के जवान बड़े साहसी होते हैं। SP बोला जी हमारे पुलिस के सिपाही ज्यादा साहसी होते हैं। मेजर बोला देखा नहीं कारगिल में हमारे जवानों ने क्या जलवा किया। SP बोला जी हमारे सिपाही ऐसे जलवे रोज करते हैं। तो मेजर बोला तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो मेजर ने एक जवान को बोले जवान इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। साहब जवान भाग के चढ़ा और कूद गया। तो मेजर बोला SP से देखो इसे कहते हैं साहस। SP बोला रुको। उन्होंने अपने सिपाही को बोले सिपाही इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। सिपाही बोला सब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो SP बोला मेजर से देखो इसे कहते हैं साहस। ये जब मुशर्रफ जी अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए, पहले तो बता दूं ये जी मैंने व्यंग में लगाया है। हाँ ये आजकल बताना बहुत जरूरी है, वरना कौन कब किसको पाकिस्तान भेज दे कोई भरोसा ही नहीं होता आजकल। तो जब मुशर्रफ जी अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने अपने आप ही अपने फोटो वाला डाक टिकट पाकिस्तान में जारी कर दिया। तो डाक टिकट बिक नहीं रहा था। तो उन्होंने ऑफिसर को बुलाया, बोले क्या बात है टिकट बिक क्यों नहीं रहा? बोले जी ठीक से चिपकता नहीं है। बोले तो गोंद बढ़िया लगाओ। बोले प्रॉब्लम गोंद की नहीं है, लोग थूक दूसरी तरफ लगाते हैं। हाँ ये कर दो, मैं शुरू कर दूं। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार,
तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया। जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, दे दे अल्लाह के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसी उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नीयत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़वा। ये 4-5 लोग 4-5 मिनट और रुक जाते, अंतिम समय में नहीं जाना चाहिए। दो 3 मिनट की कविता है यार। हाँ बैठ जा भाई, बैठ जाओ, 2 मिनट लगेंगे। नहीं 4 लोग जा रहे इसलिए कुछ थोड़ा सा खराब लग रहा। और चारों खाली हाथ जा रहे हैं। हाँ, चारों खाली हाथ जा रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में इस समय बम बारूद बरस रहे हैं। ये भारत की धरती है जहां शब्द के रंग बरस रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, वहां जंग है, यहाँ रंग है। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चंगुल में फंसाया। ये कवि बड़ा खतरनाक होता है जी। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, मैं हवाई जहाज से आ रहा था, सज्जन बराबर में बैठे थे, तो उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं कवि हूं। मैंने पलट के पूछ लिया और आप? बोला जी मैं बहरा हूं। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चंगुल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो, माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ, तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया, फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्ता ही दुश्मन के बंकर में आया। ये प्रोफेसर साहब आप ही को समर्पित है। अच्छा, वो निहत्ता जा भी सकता है। जब वो 60 बच्चों की क्लास में निहत्ता जा सकता है तो उसे वहां क्या खतरा। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्ता ही दुश्मन के बंकर में आया। एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई। तुम सब लोग इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सब के नाम तो स्कूल से सन 47 में ही कट चुके। और क्या ये बंकर? याद करो सन 71 जब हमने चमत्कार दिखलाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था। अरे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। सुनो, ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़ कर लाओ। पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिख कर दिखलाओ। तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है ना चलानी आती है। कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक बोला मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं। अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं। अफसर चौंका, 15 फिल्मों में 50 बार? ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों? रीटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया। आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जानी तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग। एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा, उसने 4 दुश्मनों का गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया।
जब वो पांचवें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया। सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, यहां गलती हो गई जी। ठीक होते फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का सही मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते ही उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही है वो फोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़, अब इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला, अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर ने कहा द्रास। वो बोला क्या कहा, मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लें। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। जहां भी दो चार सैनिक दिखें वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। खैर सारे रास्ते उसने खूब वायदे किए, खूब आश्वासन दिए, खूब भाषण पिलाया और इसीलिए टाइगर हिल पे चढ़ ही नहीं पाया। वो तो शुक्र है इसी दौरान बंद हो गई लड़ाई, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। और कविता की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए, ताकि उनमें भी भारत माँ के सच्चे सपूतों का रक्त हो। कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले। हर नेता देशभक्त हो, हर नेता देशभक्त।